हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH4 प्लस 2O2 ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके CO2 प्लस 2H2O का निर्माण कर रहा है और प्लस यहाँ पे ऊष्मा का भी उत्सर्जन कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अलग से ऊष्मा दिया जाता है उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए C+H2O ये दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा जब तक इसमें हम ऊष्मा नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसमें ऊष्मा देंगे तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CO प्लस यहाँ पे H2 बनाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है तो उसे प्रकाश कहते हैं। अब हम यहाँ पे प्रकाश की विशेषता को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला विशेषता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप है। तो ये हो गया पहली विशेषता। अब हम यहाँ पे दूसरी विशेषता को समझेंगे कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। जो प्रकाश है ये एक चुंबकीय तरंग भी है, इसे आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे तीसरी विशेषता को यहाँ पे समझेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो शून्य यानी निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए चौथी विशेषता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो प्रकाश होता है ये सदैव यानी हमेशा ये सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है और इसकी विशेषता भी आपको 100% समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं।
वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और प्रतिफलों की परमाणु संख्या आपस में बराबर हो तो उस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे H2 + Cl2 ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? तो 2HCl यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। और यहाँ पे जो ये 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है? 2 है। तो यहाँ भी क्लोरीन कितना है? 2 है। यानी यहाँ पे देखिए अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बिल्कुल बराबर है। तो जो ये रासायनिक समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, यहाँ पे जो ये 2 है इन दोनों में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? तो 2 दूनी कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। और यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है? 2 है। और ये जो 2 होता है ये हाइड्रोजन के लिए भी होता है और ऑक्सीजन के लिए भी होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। यानी ये जो दोनों समीकरण हैं ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर नहीं होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बराबर नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है? 2 है। और यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है? 1 है। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है। तो ये समीकरण कैसा होगा? तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर नहीं होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं?
तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, तो इसे भी साथ में यहाँ पे आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखें। यहाँ पे आपको श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा श्वसन और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा श्वासोच्छ्वास, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। जो श्वसन है ये कैसी रासायनिक क्रिया है? तो जो श्वसन है ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, और इसमें देख लीजिए यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो श्वासोच्छ्वास होता है यह एक भौतिक क्रिया होता है, और इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। और इसमें देखिए इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होता है। जो श्वसन की क्रिया होता है ये कहाँ पे होता है? तो ये कोशिका के अंदर होता है, और इसमें देखिए यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होता है ये कहाँ पे होता है? तो ये कोशिका के बाहर होता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। अब हम यहाँ पे चौथा अंतर देखेंगे। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो श्वसन की क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है, और इसमें देखिए इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि श्वसन की क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया चौथा अंतर। अब हम यहाँ पे पांचवा अंतर देखेंगे। श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होता है। जो श्वसन की क्रिया होता है ये सभी जीवधारियों में होता है, और इसमें देखिए श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया किस में होता है? तो केवल उच्च जंतुओं में होता है, जबकि जो श्वसन की क्रिया होता है ये सभी जीवधारियों में होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जंग लगना किसे कहते हैं? जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जंग लगना किसे कहते हैं, और जंग का रासायनिक सूत्र भी आपको लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आसपास नमी जल वाष्प से अभिक्रिया करके उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? तो जो लोहे की नई वस्तुएं होती हैं ये चमकीली होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे लोहे के पास जो नमी होती है या जल वाष्प होती है उससे लोहा क्या करता है कि अभिक्रिया करने लगता है, और जब ये अभिक्रिया करता है तो लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है और लोहा खराब होने लगता है। तो इसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तो लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 × H2O होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं।
तो पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। और पानी का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा पानी में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 से इसे कटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 25 से कम 25 और 25 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा। और इसे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा? तो ये 9 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, तो यहाँ पे देखिए 4/3 हो गया। और जब हम इसे भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक कितना निकल गया? 1.33 निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। और पानी का अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का ये अनुपात होता है, बट्टा होता है। और यहाँ पे बस आपको निर्वात में प्रकाश की चाल का मान रख देना है और नीचे में यहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल का यहाँ मान रख देना है और उसके बाद आपको कटा देना है। तो यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक आपका निकल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रुधिर के कार्य को लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको रुधिर यानी रक्त के कार्यों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। रुधिर के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला कार्य देखिए, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है। जो रक्त होता है यानी जो रुधिर होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है यानी ढोने का कार्य करता है। तो ये हो गया पहला कार्य। अब हम यहाँ पे दूसरा कार्य देखेंगे। ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। जो रुधिर होता है ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। तो ये हो गया दूसरा कार्य। अब हम यहाँ पे तीसरा कार्य देखेंगे। ये शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुँचाता है। जो रुधिर होता है यानी जो रक्त होता है ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुँचाता है। तो ये हो गया तीसरा कार्य। अब हम यहाँ पे चौथा कार्य देखेंगे। ये शरीर के तापक्रम को स्थिर रखता है। जो रुधिर होता है यानी जो रक्त होता है ये शरीर के तापक्रम को स्थिर रखता है। अब हम यहाँ पे पांचवा कार्य देखेंगे। यह शरीर की त्वचा की मरम्मत का कार्य करता है। जो रुधिर होता है ये शरीर की त्वचा की मरम्मत का कार्य करता है। अब हम यहाँ पे छठा कार्य देखेंगे। यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। जो रुधिर होता है ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अब हम यहाँ पे सातवां कार्य देखेंगे। ये शरीर के दाब को स्थिर रखता है। जो रक्त होता है यानी जो रुधिर होता है ये शरीर के दाब को स्थिर रखता है। तो यहाँ पे रुधिर के कार्य आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2Ag प्लस यहाँ पे Cl आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे 2AgCl यानी एक पदार्थ का यहाँ पे निर्माण कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे। तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया
अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल या उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2H2, यहाँ पे इसको जब हम हीट देंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो भाग में यहाँ पे टूट जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इसमें बस आपको लिखना है ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ पे आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और रोजाना टेस्ट होता है, तो आपको टेस्ट देना जरूरी है। और इसमें से कौन सा टेस्ट देना है? तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट देना है। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। तो यहाँ पे नाम लिख के नेक्स्ट कीजिएगा तो टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में टोटल 20 प्रश्न हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। सही वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। अगर ऐसे आप लोग गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पे हम गलती से उत्तर प्रदेश पे टिक कर दिए तो ये गलत हो गया, और जो सही आंसर है वो आपको ऐसे बता देगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन लाना है तो आपको नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। तो देखिए सही हो गया। तो ऐसे आपको टेस्ट देना है। लास्ट में आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड PDF लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए PDF ओपन हो गया। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।